जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार जीएस विद प्रिंस तिवारी या रक्षक परिवार में। तो कल की हमारी क्लास कहाँ तक हुई थी? पंचवर्षीय योजना पर स्टार्ट किया था हम लोगों ने, कहाँ से? आर्थिक नियोजन। और दूसरा जो पार्ट हुआ था हम लोगों क्या भाई? योजना आयोग। आज जो थर्ड पार्ट हम लोगों का रहेगा पंचवर्षीय योजना। ये कौन सी पंचवर्षीय योजना, टाइम पीरियड, उसकी खासियत। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान। पंचवर्षीय योजना। तो आज का टॉपिक हम लोगों को कह रहे हैं क्या? पंचवर्षीय योजना। तो स्टार्ट करते हैं शुरुआत से, प्रथम पंचवर्षीय योजना से। प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो आज का हमारा बेसिक शुरुआत रहेगा प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो हम लोग जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो सबसे पहले होगा इसका जो मॉडल है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल। तो इसका जो मॉडल था वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। किसने दिया था? हेराल्ड डोमर मॉडल। इसका जो मॉडल दिया था वो किसने दिया था? हेराल्ड डोमर ने। और जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इस पर जो केंद्र बिंदु था या फोकस किया गया था वो कृषि एवं सिंचाई पर, कृषि प्लस सिंचाई। तो बल देने की बात किस पर की गई थी? कृषि एवं सिंचाई पर। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में कृषि और सिंचाई पर बल दिया गया था, इसलिए इसे कृषि योजना भी कहा जाता है। कृषि योजना भी कहा जाता है, इसलिए इसे किस नाम से कहा जाता है बेटा? कृषि योजना भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो केंद्र बिंदु था वो क्या था? कृषि एवं सिंचाई। अब बात करते हैं इस योजना के बारे में। तो इसी योजना के समय 1951-52 में पहली बार भारत में आम चुनाव कराए गए। आम चुनाव कराए गए। तो भारत में अगर आपसे पूछे आजाद भारत के पहली बार चुनाव कब हुए जिसमें संपूर्ण भारत की जनता ने भाग लिया हो? तो 1951 और 52 में। तो भारत में पहली बार आम चुनाव 1951-52 में हुए जिसमें संपूर्ण भारत की जनता ने भाग लिए। अब इसी के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट यानी चुनाव के बारे में। तो अगर आपसे पूछा जाए एक मतदान डालने का अधिकार किसी वयस्क नागरिक को अपना मत डालने का अधिकार किस आर्टिकल देता है? तो 326। कौन सा आर्टिकल आता है? 326। अब इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार किस देश ने दिया? किस देश ने दिया? तो पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार किस देश ने दिया? तो प्रथम बार जब भी हम बात करें तो न्यूजीलैंड सरकार ने। तो पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला था न्यूजीलैंड में, और अंतिम बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला था, अंतिम बार यानी सबसे बाद में मिला कौन सा भाई? सऊदी अरब सरकार ने। सऊदी अरब सरकार ने। तो पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया न्यूजीलैंड सरकार ने, अंतिम बार दिया सऊदी अरब सरकार ने। अब भारत में महिलाओं को वोट डालने का, अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया था 1919 में। लेकिन ये कुछ महिलाएं थी जैसे पूंजीपति, पढ़ी लिखी महिलाएं, तो कुछ महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया था और संपूर्ण भारत की महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया था 1951 और 52 में। तो ये कुछ महिलाएं थी आपको। तो अगर आपसे पूछा है भारत में सबसे पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में। किसमें दिया गया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में। और अगर आपसे पूछा है विश्व में सबसे पहली बार महिलाओं को वोट डालने का तो न्यूजीलैंड, ठीक है, और अंतिम बार सऊदी अरब सरकार ने।
अब इसी पंचवर्षीय योजना के बारे में और खास जानते हैं हम लोग। इसी पंचवर्षीय योजना में 1952 में पहली बार मुंबई में सामुदायिक कार्यक्रम चलाए गए। सामुदायिक कार्यक्रम चलाए गए। कौन से कार्यक्रम चलाए गए? सामुदायिक कार्यक्रम चलाए गए। सामुदायिक कार्यक्रम चलाए गए। अब 52 की बात कर रहे हैं तो इसकी बात क्या आता है? अगली बार 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर एसबीआई बैंक कर दिया गया। तो अगर आपसे पूछे एसबीआई की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना के समय हुई थी, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय। और जो एसबीआई थी जी किसका स्थान लिया था? तो इंपीरियल बैंक। और इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई थी 1921 में। और इंपीरियल बैंक 3 बैंकों से मिलकर बनी थी, जैसे बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मुंबई जिसे बम्बई बोलते थे, बैंक ऑफ मद्रास। ये तीनों बैंकों कॉम्बो से बनी थी इंपीरियल बैंक। और इंपीरियल बैंक को नाम क्या हो गया है 1 जुलाई 1955 से एसबीआई। और एसबीआई भारत की सबसे बड़ी वाणिज्य बैंक है। कैसी बैंक है? वाणिज्य बैंक है। तो अगर आपसे पूछा है भारत की सबसे बड़ी वाणिज्य बैंक कौन सी है? एसबीआई। कौन सी भाई? एसबीआई। और वाणिज्य बैंक क्या होती है? जहां पर आम लोग व्यापार चलाने के लिए जो भी कर्ज हुआ या रुपए वो लेना या जमा करना, जो दिनचर्या उपयोग करते हैं रुपए संबंध, उन्हें कहा जाता है वाणिज्य बैंक। जैसे एक कोई व्यक्ति है जो अपना जो खाता खोलता है वो खोलता है वाणिज्य बैंकों में। कहां खोलता है? वाणिज्य बैंकों में। और वाणिज्य बैंक खाता खोलती है आरबीआई में। किसमें खोलती है? आरबीआई में। इसलिए आरबीआई को कहा जाता है बैंकों का बैंक या बैंकों का पिता या सरकारी बैंक, सरकार का बैंक या भारत सरकार का खजाना, किसे कहा जाता है? आरबीआई को। और आरबीआई की स्थापना होती है 1935 में। कब होती है? 1935 में। और इसके लिए एक्ट आता है, आरबीआई एक्ट के लिए आता है 1934 एक्ट। 1934 एक्ट के तहत 1935 की स्थापना होती है। इसका राष्ट्रीयकरण होता है 1949 में। राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1949 में। इसका जो पहला मुख्यालय बनाया गया था वो कोलकाता को। किसे भाई? कोलकाता को। वर्तमान इसका मुख्यालय कौन है? मुंबई। वर्तमान मुख्यालय कौन है? मुंबई। और एक चीज याद रखना, जिस बैंकों के पीछे इंडिया लिखा हो उनका अधिकतर मुख्यालय कहां पर होगा? मुंबई। जैसे इसका नाम क्या है? आरबीआई है, इंडिया है, तो इसका भी मुख्यालय कहां है? मुंबई। चलो भाई अगला क्वेश्चन पे जाने की कोशिश करते हैं। इसे इधर तो होगी। इसी पंचवर्षीय योजना में अब कुछ बांध भी बनाए गए थे, जैसे दामोदर, जैसे आपने सुना होगा भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध कौन सा बांध है? भाखड़ा नागल बांध। यह बांध बनाया गया था सतलज नदी पर। सतलज नदी पर पंजाब में। और ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में। अब जैसे भाखड़ा नागल बांध की बात कर रहे हैं तो यह भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण बांध है। कैसे? यह भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण बांध है। अब इसी के बाद जो दूसरा बांध बना था उसका नाम था दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना। नदी घाटी परियोजना जो दामोदर नदी पर पश्चिम बंगाल में स्थित है। जो दामोदर नदी पर कहां पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में। तीसरा इसी के में और बनाया गया था हीराकुंड बांध। क्या बना था? हीराकुंड बांध। अब जो हीराकुंड बांध है वो महानदी पर, कहां पर है? महानदी पर। और राज्य की बात करें तो उड़ीसा। राज्य कौन सा आता है? उड़ीसा राज्य में। तो ये तीनों बांध परियोजना की आपको शुभारंभ किया गया था सेकेंड पंचवर्षीय योजना में। कब की कहा किया गया था? सेकेंड पंचवर्षीय योजना में। तो इधर तक हमारा डाटा क्लियर होता है भाई। इधर तक क्या होता है? हमारा डाटा क्लियर होता है। इसके बाद हम लोग जानते हैं अगली पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अब पहली होगी भाई, अब सेकेंड पंचवर्षीय योजना। टाइम पीरियड आपको पहले भी हमने क्लास में लिखवा दिया कि पहली पंचवर्षीय योजना के टाइम, सेकेंड पंचवर्षीय योजना के टाइम। तो इसमें हमने आपको डाटा इधर नहीं लिखा है, लेकिन आपको अगर याद रखना हो पहली पंचवर्षीय योजना कब चली थी तो 1951 से
1956 तक। तो इस पंचवर्षीय योजना की टाइम भी कब है? 1951 से 1956 तक। उन्नीस सौ इक्यावन से 1956। अब हमारी आती है सेकेंड पंचवर्षीय योजना। इस पंचवर्षीय योजना का अगर आपको समय पूछा जाए तो इस पंचवर्षीय योजना के समय 1956 से 61। सेकेंड पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961। ये पंचवर्षीय का, इस पंचवर्षीय योजना का जो आपका मॉडल था, इस पंचवर्षीय योजना का मॉडल पीसी महालनोबिस ने दिया था, यानी प्रशांत चंद्र महालनोबिस। इस योजना का जो मॉडल दिया था वो किसने दिया था? प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने दिया था। और यह योजना एक थी जो उद्योगों पर जोर दिया गया था। इस योजना में उद्योगों पर जोर दिया गया था। तो अगर आपसे पूछा है सेकेंड पंचवर्षीय योजना में मॉडल किसने दिया? पीसी महालनोबिस। लेकिन इस योजना में किस पर जोर देने की बात की गई? उद्योगों पर। अब बात करते हैं इसी पंचवर्षीय योजना में 3 प्लांटों की स्थापना की गई थी। कितने प्लांट लगाए गए थे? 3, यानी 3 उद्योगों की स्थापना की गई थी। 3 उद्योगों की स्थापना की गई थी। 3 उद्योगों की स्थापना की गई थी। कितने उद्योग लगाए थे? 3 उद्योग। जैसे आपने शुरुआत में पढ़ा होगा भिलाई। कौन सा भाई? भिलाई पहला इस्पात। दूसरा इस्पात आपने पढ़ा होगा राउरकेला। तीसरा पढ़ा होगा दुर्गापुर। तो जैसे आपको ये 3 क्या भाई इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। तो भिलाई जैसे बात कर रहे हैं, भिलाई कहां पर आता है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है। राउरकेला कहां पर आता है? उड़ीसा में। राउरकेला कहां पर है? उड़ीसा में। दुर्गापुर कहां पर आता है? पश्चिम बंगाल में। तो ये तीनों इस्पात संयंत्र की स्थापना कब की गई थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना। क्योंकि इस योजना का जो उद्देश्य था वो औद्योगिकरण पर था। और मॉडल दिया था किसने? प्रशांत चंद्र महालनोबिस। मॉडल किसने दिया था? प्रशांत चंद्र महालनोबिस। और इसी योजना के समय क्या हुआ था? 1956 में एलआईसी बैंक की स्थापना की गई थी। एलआईसी जो आपकी है, एलआईसी की स्थापना कब की गई थी? 1956 में। तो अगर योजना पूछे कौन सी हो जाएगी? सेकेंड योजना। कौन सी थी? सेकेंड योजना। और इसी योजना के समय खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग की भी बात क्या है? स्थापना की गई। खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग। ठीक है। तो सेकेंड हमें याद क्या रखना? इसका जो मॉडल था प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने दिया था। और बल देने की बात क्या थी? औद्योगिकरण पर, यानी उद्योग पर भी। अब जो पंचवर्षीय योजना से 3 प्लांट की स्थापना की गई थी। भिलाई छत्तीसगढ़ में, राउरकेला उड़ीसा में और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। और इसी योजना के समय एलआईसी की स्थापना की गई। अब इसके बाद आते हैं थर्ड पंचवर्षीय योजना, यानी थर्ड पंचवर्षीय योजना। तो अगली पंचवर्षीय योजना कौन है हमारी? थर्ड पंचवर्षीय योजना। थर्ड पंचवर्षीय योजना की बात करें, थर्ड पंचवर्षीय योजना, तो इसका जो टाइम पीरियड है 1961 से लेकर 66 तक। तीसरा जो पंचवर्षीय योजना है 1961 से लेकर 66 तक। अब इस योजना का जो मॉडल है, यानी इस योजना का जो स्ट्रक्चर है, उसे देने वाला व्यक्ति कौन है? जॉन सैंडी और प्लस आपको सुखमय चक्रवर्ती। जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती। इस योजना में की बात की गई थी आत्मनिर्भरता की। इसकी बात की गई थी आत्मनिर्भरता की बात इस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। और मॉडल इसका दिया था जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है सुखमय चक्रवर्ती का भी। ठीक है। और इस योजना की जैसे बात करने में तीसरी पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा आपको क्या भाई उतार चढ़ाव देखने को मिले थे। जैसे आपको कुछ उतार चढ़ाव बताते हैं। इसी योजना के समय 1962 में चीन युद्ध हुआ। 1965 में पाक युद्ध हुआ। और इसी
इस योजना के समय पाक युद्ध होने के बाद एक समझौता होता है ताशकंद, ताशकंद, ठीक 1966 में। इसी योजना के बाद इसी समझौते के बाद, संधि के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी की ताशकंद में मृत्यु हो जाती है रात के समय। समझौता जैसे होता है अयूब खान के साथ, उसके बाद इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु। तो इनकी जो मृत्यु होती है लाल बहादुर शास्त्री की, वो क्या है, तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय 1966 में होती है। और ये समझौता क्या, भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर ताशकंद हुआ था। और ये ताशकंद उस टाइम आता था यूएसएसआर के अंदर, और अभी वर्तमान देखा जाए ताशकंद आता है उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, ताशकंद। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। अब इसी योजना के समय 1965 और 66 में अकाल पड़ा, जिस कारण इस योजना को क्या हुए, जिसके बाद पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया। पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया। तो देखो ये 3 रीजन हुए थे, 1962 में चीन युद्ध, 1965 में पाकिस्तान युद्ध, और आपको जो रीजन इसके पाकिस्तान युद्ध के बाद कौन समझौता हुआ, ताशकंद समझौता 1966। यह समझौता लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के मध्य हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के मध्य हुआ था। 1965 और 66 में क्या, बंगाल भयंकर अकाल पड़ा। इस कारण क्या, इस योजना को समाप्त करना पड़ा, इस योजना को भी समाप्त करने पड़ा, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, जैसे योजना समाप्त हो जाती है उसके बाद 3 साल का योजना अवकाश किया जाता है। क्या किया जाता है, 3 साल का योजना अवकाश। तो अगर आपसे पूछा है योजना अवकाश पहली बार कितनी बार हुआ था, 3 साल का। जैसे आपने एक प्लेटफॉर्म पर पहली बार बताया था 33-22-22, यानी 3 योजना चलाओ 3 साल का ब्रेक करो, फिर 2 योजना चलाओ 2 साल का ब्रेक करो, फिर उसके बाद 2 योजना चलाओ, फिर ब्रेक कितना करो, 2 साल। लेकिन इसमें भी आपको एक चीज याद रखना भाई, जो आपको सबसे मुद्दा पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो 1 साल पहले क्या होगी थी, समाप्त। तो हम लोगों का अगला टॉपिक क्या रहेगा, अगला क्या रहेगा, 3 साल क्या रहेगा अवकाश, प्रथम अवकाश। और कितने साल का रहता है, 3 साल। प्रथम अवकाश कितने साल का रहता है, 3 साल का। और जो प्रथम जो अवकाश था वो रहता है 1966 से लेकर 69 तक, 66 से कितना भी 69 तक। अब आप लोगों के इसी में 66 से 69 तक हम लोग एक और चीज सुनते हैं, हरित क्रांति। हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन। तो हरित क्रांति की बात करते हैं तो भारत में जो हरित क्रांति आती है उसका टाइम पीरियड है 1966 से 1967। तो भारत में हरित क्रांति कब आई थी, 1966 और 67 में। इसे लाने वाला व्यक्ति कौन था, एम.एस. स्वामीनाथन। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में एम.एस. स्वामीनाथन ने किए थे। और इस हरित क्रांति में क्या हुआ था, इस हरित क्रांति में गेहूं, चावल, मक्का की खेती पर बल दिया गया था। गेहूं, चावल और मक्का की खेती पर बल दिया गया था। तो इसके लिए जो क्षेत्र चुना गया था वो था आपको पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी आपको उत्तर प्रदेश। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो ये प्रॉपर अगर आपसे पूछा है हरित क्रांति भारत में किस क्षेत्र में आई, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। कौन सी आपकी फसल थी, गेहूं, चावल और मक्का। और भारत की सबसे बड़ी खाद्य फसल भी क्या थी आपकी, चावल। भारत की सबसे बड़ी खाद्य फसल क्या है, चावल। और हरित क्रांति भारत में कब आई, 1966 और 67। लाने वाले कौन थे, एम.एस. स्वामीनाथन। अब मैप के माध्यम से आपको बताते हैं पंजाब, हरियाणा और कौन सा भी, उत्तर प्रदेश। मैप के माध्यम से जैसे आपको बताते हैं पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कहां पर आते हैं। आपका जो रीजन देखो जी, आपका आता है गुजरात। गुजरात के ऊपर इधर आता है राजस्थान। राजस्थान के बाद ये आता है क्या, पंजाब। पंजाब के साइड लगता है आपको हरियाणा, और हरियाणा के बाद ये वाला आपको बॉर्डर क्या है, यूपी।
तो प्रॉपर एरिया इसी को अपनाया गया था, पंजाब, हरियाणा और कौन सा, उत्तर प्रदेश। क्योंकि आपके जो गेहूं उत्पादित राज्य है, जैसे गेहूं उत्पादित राज्य है, और इन्हीं आपको एरिया पर क्या हरित क्रांति आएगी, पंजाब, हरियाणा, सबसे पहले पंजाब, फिर हरियाणा, फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कौन कौन आते हैं, आपने सुना होगा, सहारनपुर, शामली, मुरादाबाद, ये सारे क्या होते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राज्य हैं। ठीक है, तो हमारे प्रॉपर इस एरिया में क्या है, हरित क्रांति। अगर आपसे पूछा है विश्व में हरित क्रांति की जनक किसे कहा जाता है, तो नॉर्मन ई बोरलॉन्ग को हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। किसका पिता कहा जाता है, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉन्ग। इसलिए बोरलॉन्ग पुरस्कार अमेरिका सरकार यानी यूएसए सरकार बोरलॉन्ग पुरस्कार किसी के क्षेत्र में प्रदान करती है। किस क्षेत्र में प्रदान करती है, कृषि के क्षेत्र में बोरलॉन्ग पुरस्कार प्रदान करती है। अब एक और बात कर रहे हैं, अगर आपको जैविक कृषि थी, रासायनिक थी, ये कैसी थी, रासायनिक। लेकिन आजकल एक कृषि पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, जैविक कृषि। इसको जोर देने की बात करें, जैविक कृषि। तो अगर आपसे पूछा है प्रथम देश कौन सा है जैविक कृषि वाला, प्रथम देश, तो विश्व में प्रथम देश कौन सा है जैविक कृषि वाला, क्यूबा। तो प्रथम देश आता है क्यूबा। और भारत में अगर आपसे पूछे जाए जैविक कृषि वाला प्रथम राज्य, भारतीय प्रथम राज्य कौन सा जैविक कृषि वाला, तो सिक्किम। प्रथम राज्य कौन सा है, सिक्किम। और जो सेकेंड राज्य है उसका नाम आपको क्या है, लक्षद्वीप। सेकेंड आपको कौन सा है, लक्षद्वीप। अब इसमें बात आती है, अगर आपसे पूछे राज्य प्रथम तुझे कौन हो जाए, सेकेंड। और प्रथम आपको अगर पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेश तो कौन सा हो, लक्षद्वीप। या दूसरा अगर आपसे पूछा जाए तो लक्षद्वीप। अब जैविक कृषि क्या होती है, जिस कृषि में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग ना किया जाए वो होती है जैविक कृषि। इधर तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ भाई, आगे चलते हैं। ठीक है, तो विश्व में हरित क्रांति की जनक किसे कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉन्ग को। और अगर आपसे पूछे भारत में हरित क्रांति की जनक MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति भारत में कब हुई थी, 1966 और 67 में। कौन सी फसल थी, गेहूं, चावल और मक्का। एरिया कौन सा था भाई, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब इसके बाद जैसे आपको जैविक कृषि की बात करें, विश्व में जैविक कृषि करने वाला प्रथम देश क्यूबा। वैसे भारत ही आपकी जैविक कृषि का जनक है, लेकिन हम लोग पेपर के हिसाब से चलेंगे, क्यूबा कहता है तो क्यूबा के साथ, कि आपके रासायनिक कृषि का प्रयोग इस टाइम से हुआ हमारे 1966। और उससे पहले जो कृषि होती थी वो क्या होती, जैविक कृषि। ठीक है, अब जैसे नॉर्मल एक चीज आपसे पूछे कि जो केंचुओं द्वारा खाद बनाई जाती है उस खाद को बोलते क्या है, और केंचुओं को जो होता है उन्हें बोला जाता है किसान का मित्र। और केंचुओं द्वारा जो कृषि खाद बनती है उसे बोलते हैं वर्मी कॉम्पोस्ट। इसके बाद हमारी क्या होती है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना। अब इसका जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा भाई, 69 से 74। 69 से कितना होगा, 74। अब इस योजना का जो मॉडल है, इसका मॉडल दिया था अशोक रुद्र मेनन। ठीक है, और गॉडगिल। तो इसका जो मॉडल था वो कौन था, अशोक रुद्र मेनन और गॉडगिल मॉडल पर आधारित था। इस योजना में आपको जो फोकस बिंदु था यानी केंद्र बिंदु था क्या था, आत्मनिर्भरता यानी प्रगतिशील आत्मनिर्भरता की बात की। इस योजना का फोकस क्या था भाई, ये बल किस पर दी थी, प्रगतिशील आत्मनिर्भरता की बात की गई। अब देखो चौथी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या, 69 से 74। अब इसी पंचवर्षीय योजना के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। जैसे आपको इसी पंचवर्षीय योजना के समय 1970 में टाइम कितना भाई, 1970 में आपकी क्रांति आती है, इसे बोलते हैं फ्लड क्रांति। क्रांति का नाम क्या है, फ्लड क्रांति। तो 1970 में भारत में फ्लड क्रांति आती है और यह क्रांति संबंधित होती है वो दूध के उत्पादन को बढ़ाने में। किससे संबंधित होती है, दूध के उत्पादन को बढ़ाने में।
और इससे पहले आपको इसी क्रांति के समय एक ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन श्वेत, सफेद क्रांति, सफेद क्रांति में। तो सफेद क्रांति या श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध की पैदावारी को बढ़ाने के लिए। इसके लिए आपको क्रांति, आपको ऑपरेशन कौन सा चला था? ऑपरेशन का अगर नाम पूछे ना तो ऑपरेशन कौन था? फ्लड। ऑपरेशन का नाम है फ्लड, क्रांति का नाम है श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति या फ्लड, ऑपरेशन फ्लड कब चला था? 1970 में। और 70 के टाइम पर आपके पीएम कौन थे? अगर आपको पीएम पूछ रहे तो पीएम हुई इंदिरा गांधी। पीएम कौन थे? इंदिरा गांधी। अब इसी के टाइम में थोड़ा हम बैक में चलते हैं। 1965 में, टाइम कितना है? 1965 में भारतीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की गई। भारतीय डेयरी विकास बोर्ड, भारतीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में हरियाणा के करनाल में की गई। तो भारतीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कहां हुई थी? हरियाणा के करनाल में की गई थी। और कब की गई थी? 1965 में। जिसके पहले अध्यक्ष जो थे वो किसे बनाया गया था? वर्गीज कुरियन को। किसे? वर्गीज कुरियन। तो इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे भाई? वर्गीज कुरियन। तो भारतीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में, ठीक है, हरियाणा के करनाल में की गई, जिसके पहले अध्यक्ष वर्गीज कुरियन को बनाया गया। और वर्गीज कुरियन के टाइम पर ऑपरेशन फ्लड और क्या श्वेत क्रांति हुई थी। लेकिन अगर इस टाइम की अगर बात की जाए, इस टाइम पीएम कौन था? तो इस टाइम पीएम थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है। और लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में पाकिस्तान युद्ध के समय जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो इतना याद रखना भाई, अगर तुमसे चतुर्थ पंचवर्षीय योजना पूछ रहे तो इसका जो मॉडल दिया था वो किसने? अशोक रुद्र मेनन और गॉडगिल। इस योजना में प्रगतिशील आत्मनिर्भरता की बात की गई थी। और इसी योजना से 1970 में ऑपरेशन फ्लड आया। और ऑपरेशन जो फ्लड आया तो दूध की पैदावारी को बढ़ाने के लिए, और इसी ऑपरेशन के बाद भारत जो है दूध के उत्पादन में पहले नंबर पर है। भारत के दूध के उत्पादन में कैसे हो गया? पहले नंबर पर। और अगर आपसे पूछे क्रांति कौन सी थी? श्वेत क्रांति या सफेद क्रांति। ये किस पीएम के टाइम पर आई थी? इंदिरा गांधी के समय। 1965 में क्या हुआ भाई? 1965 थोड़ा हम बैक चले। 1965 में भारतीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना हरियाणा के करनाल में की गई, जिसके पहले अध्यक्ष वर्गीज कुरियन को बनाया गया। और ये जो अध्यक्ष बने थे वर्गीज कुरियन, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय बने थे, ठीक है। अब 1971 क्या 1970 की बात चली है। तो 1970 में पीएम रहते हुए इंदिरा जी ने बजट पेश किया था। बजट पेश किया था। तभी बजट पेश कौन करता है? वित्त मंत्री। लेकिन इन्होंने पीएम रहते हुए बजट को पेश किया था। कब किया था? 1970 में। कब किया था भाई? 1970। और जो पहली महिला है जो बजट पेश करने वाली थी। अब बजट की बात करें तो बजट के लिए आर्टिकल संविधान में आता है केंद्रीय बजट 112 में। किस आर्टिकल में आता है? 112 में। लेकिन बजट को संविधान में बजट ना पुकारकर वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया। क्या कहा गया? वार्षिक वित्तीय विवरण। और जिसका जिक्र कौन से आर्टिकल 112 में। अब अगली घटना क्या आती है? इसी योजना के समय 1971 में पाक युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? पाक युद्ध हुआ। इस युद्ध में भारत की जीत हुई। भारत की जीत हुई। हम लोग पाकिस्तान, नल्ले पाकिस्तान से जितने भी युद्ध लड़े सारे हम लोगों की क्या हुई? फतेह हो गई। तो इसी युद्ध 1971 पाकिस्तान से युद्ध हुए जिसमें भारत की जीत हुई। अब जैसे आपको 71 की बात करें भाई, अब अगली घटना क्या आती है? इसी योजना के समय 1974 में एक क्या भाई राजस्थान के 1974 में राजस्थान के पोखरण में प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया। तो 1974 में ही राजस्थान के पोखरण प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया, जो
जो असफल रहा, कैसा रहा भाई, जो असफल रहा, इस जो आपको जो परमाणु परीक्षण था, इसका जो मिशन का नाम था, उसके मिशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। तो इस मिशन का नाम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा। तो भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कहां किया गया था, राजस्थान के पोखरण में। इस मिशन का जो नाम था वो था स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम था, स्माइलिंग बुद्धा। और 1971 में ही क्या हुआ था, भारत पाकिस्तान 74 में क्या पोखरण प्रथम परमाणु परीक्षण। लेकिन ये असफल रहा था, और सफल जो आपको होता है 1998 में अटल जी के समय होता है। अटल जी के समय प्रथम क्या होता है, परमाणु जो परीक्षण सफल होता है अटल जी के समय। जी कैसा रहा था, असफल। लेकिन प्रथम था जी क्या होगा, सेकेंड। तो सेकेंड सफल हुआ था और फर्स्ट क्या होता, असफल। अब देखो इसी टाइम की एक और बात रखना याद है, इसी पंचवर्षीय योजना के समय 1973 में फेरा एक्ट आया। फेरा एक्ट आया। तो फेरा एक्ट का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, और कभी कभार आपको फेरा एक्ट भी पूछ सकता है। तो फेरा एक्ट कब आया, 1973 में। फेरा का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। और ये एक्ट आया कब था, 1973 में। तो फेरा एक्ट की याद रखना भाई। अब इसी योजना के समय आपको एक और चीज याद रखना भाई, एक स्पेस एजेंसी की स्थापना हुई थी, जिसे भी 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई। किसकी भी, इसरो की स्थापना बेंगलोर में की गई। इसरो की स्थापना बेंगलोर में की गई। तो अगर आपसे बात करें इसरो की स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 को बेंगलोर में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर भी कहां पर, बेंगलोर में। 1973 में क्या फेरा एक्ट आया, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। अब इसके बाद क्या, 1974 में राजस्थान के पोखरण में प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया, जो असफल रहा था। कैसा रहा, असफल। अब दूसरा जो परमाणु परीक्षण हुआ था वो कब हुआ था, 1998 अटल जी के समय। कैसा रहा था, सफल। 1970 में पीएम रहते हुए इंदिरा गांधी ने क्या पेश किया, बजट। और 1971 अपना पाकिस्तान से युद्ध हुआ। 1965 में क्या स्थापना, भारतीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी राजस्थान के करनाल में। और जैसे डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी, ये थी आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय, लाल बहादुर शास्त्री के समय। अब जैसे आपको इसके पहले जो अध्यक्ष बनाए गए थे वर्गीज कुरियन को। अब 70 में क्या हुआ, तो 1970 में ऑपरेशन फ्लड आया। ऑपरेशन कौन सा है, फ्लड। और जो ऑपरेशन आया था फ्लड, क्या आया था भाई, ऑपरेशन जो फ्लड आया था, जो दूध के पैदावार को बढ़ाने के लिए, और इसी के लिए सफेद श्वेत क्रांति का भी शुभारंभ हुआ था। अब जो आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना है, इसका मॉडल अशोक रुद्र मेनन और गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी, जिसे प्रगतिशील आत्मनिर्भरता की बात की गई थी। प्रगतिशील आत्मनिर्भरता की बात की गई थी। अब इसी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया। इसी पंचवर्षीय योजना में 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इन बैंकों की पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी। तो जिन बैंकों की पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी, उन 14 बैंकों क्या हो गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। तो पहली बार कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, 14। यह क्वेश्चन तुम्हारा पैड में आ चुका है, ठीक है। और पैड में जो भी क्वेश्चन आए थे, लेकिन उस टाइम पूछा गया था फेमा। क्या पूछा गया था, फेमा। तो फिर आपको जो फेरा है, फेरा आगे चल के क्या बनता है, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो तुम्हारा फुल फॉर्म आ चुका है। तो आज की क्लास तुम्हारी इधर ही तक रहती है, फिर उसके बाद आगे मिलते हैं। आगे उसके बाद क्या होगा भाई, चौथी पांचवी पंचवर्षीय योजना से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इधर क्या भाई चौथी हुई, अगली पंचवर्षीय योजना यानी पांचवी,
तो 5वीं पंचवर्षीय योजना यानी कोई भी आपकी योजना जो होगा उसमें जो जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होंगे वो सारी चीज आपको हम बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद सब लोग भाई।